निशा, ये लो मेरी आज की 100 रुपए की दिहाड़ी। आज मालिक सब पर मेहरबान थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में सिर्फ दाल नहीं थी, आज मैं 50 रुपए की दाल ले आऊंगी, 50 रुपए बचा लूंगी, आगे काम आएंगे। हाँ बहू, हम गरीब तो 1-1 रुपए जोड़ते हैं। एक बार मालकिन को देखो, मालिक दिन के 10,000 रुपए कमाते, पर फिर भी मालिक में जरा भी घमंड नहीं है। मालिक कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मजबूरी समझी और अपना नीचे का ये घर हमें रहने के लिए दे दिया। एक दिन की 100 रुपए की दिहाड़ी पाकर रवि और उसका पूरा परिवार खुश था। तभी उन्हें ऊपर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। इतनी सारी शॉपिंग, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए और तुम 10,000 की शॉपिंग करके आ गई। अरे थोड़ा तो घर के बारे में सोचो। एक दिन की 10,000 रुपए कमाई तुम सास बहू कैसे खर्च कर सकती हो? यहाँ लोग दिन का 100 रुपए कमाकर घर चला रहे हैं और मैं दिन का 10,000 रुपए कमाकर भी आप लोगों के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा। 10,000 तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि एक दिन में 1 लाख कमाते हैं। जिसे एक दिन का 1 लाख कमाओ, उस दिन आकर हमसे हिसाब लेना। दिन के 10,000 कमाने से घर नहीं चलता। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है और हमने बेफजूल पैसे नहीं खर्च किए, बस सर्दियों का ही सामान लिया है। और पापा माँ ने मेरे लिए भी जूते नहीं खरीदे, कहती है पैसे खत्म हो गए। अपने घर वालों से परेशान होकर गौरव अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ठंड होने की वजह से राजू की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, राजू का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें राजू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर बहू, डॉक्टर को हम पैसे कहाँ से देंगे? क्या करूं? मैं गरीब मजदूर दिन का सिर्फ 100 रुपए कमा पाता हूं, उससे तो घर ही नहीं चलता। अपने बेटे का इलाज कैसे करूं? कितना लाचार बाप हूं मैं। बेटा तू फिक्र मत कर, तू काम पर जा, कम से कम दिन का 100 रुपए तो कमाएगा। मैं बहू के साथ ऊपर जा रही हूँ, मालकिन हमारी मदद जरूर करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। आशा के कहने पर रवि मजदूरी के लिए घर से निकल जाता है, तो वहीं आशा अपनी बहू के साथ सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है और विशाखा के कमरे में जाकर उससे मदद मांगती है। मालकिन, आप लोगों ने हमारे पर बहुत सारे एहसान किए हैं। गौरव भाई साहब ने अपनी दोस्ती निभाई और अपना नीचे वाला बेसमेंट हम गरीबों को रहने के लिए दे दिया। बस एक एहसान और कर दो, मेरे बेटी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े से पैसे दे दो। तुम गरीबों की मदद करके आज हम खुद गरीब हो गए। अगर मेरे पति तुम गरीबों से किराया लेते तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती, पर उन्हें तो अपनी दोस्ती निभानी है। हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, और हमने तुम्हें नीचे वाला बेसमेंट दिया है ना रहने के लिए, तो नीचे रहो ना, ऊपर क्यों आ जाती हो बार बार? गौरव जितना अच्छा था उतनी ही बुरी विशाखा और शांति थी। वो लोग आशा और निशा की मदद नहीं करते, जिसके बाद निशा अपनी सास के साथ फिर से सीढ़ियां उतरकर नीचे जाती है और बार बार सीढ़ी चढ़ने की वजह से आशा के घुटनों में दर्द होने लगता है। माँ जी चलिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ मत चलिए। आपके घुटने का दर्द फिर से उखड़ गया ना। रुकिए, मैं अभी तेल में लहसुन गर्म करके आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। बहू मेरी फिक्र मत कर और पहले राजू के लिए काढ़ा बना दे। हम गरीबों के पास इतने पैसे तो नहीं कि डॉक्टर के पास जा सके, पर घरेलू नुस्खे तो अपना सकते हैं ना। क्या पता राजू की तबीयत ठीक हो जाए। आशा के कहने पर निशा जल्दी से अपने बेटे के लिए काढ़ा बनाती है। साथ ही साथ अपनी साड़ी और फटे पुराने सारे कंबल राजू को उड़ा देती है, जिसके बाद निशा अपनी सास के पैर की मालिश करती है। बहू, मालिक दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं, फिर भी उनके घर में सुख शांति नहीं है और पैसों की इतनी कमी है, तो हम जैसे गरीब भला दिन के 100 रुपए में कैसे अपना गुजारा करेंगे? आशा और निशा को गौरव के लिए बहुत दुख होता है। समय यूं ही बीतता है और राजू की तबीयत ठीक हो जाती है और एक दिन राजू अपनी माँ और दादी से कहता है, माँ ठंड बढ़ती जा रही है, इस फटे स्वेटर में तो अब बहुत ठंड लगती है। पापा दिन का 100 रुपए कमाते हैं, क्या आप थोड़े पैसे जमा करके मेरे लिए एक स्वेटर नहीं ले सकती हैं? हाँ बेटा, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, बहुत जल्द तेरे लिए मैं एक स्वेटर ले लूंगी। जहां निशा और उसका पूरा परिवार राजू के एक स्वेटर के लिए 1-1 रुपए जोड़ रहा था, तो वहीं ठंड में जब नौकर के ना आने पर विशाखा खुद ठंडे पानी से बर्तन धोती है और अपने पति से एक बार फिर लड़ना शुरू कर देती है। तुमने सिर्फ इस घर के लिए एक ही नौकर रखा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो मुझे ही काम करना पड़ता है। इतनी ठंड हो रही है और इतनी ठंड में मुझे ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ रहा है, गीजर भी खराब है। बस बहुत हो गया, अब आप मेरे लिए एक गर्म एसी, गीजर और डिश वॉशर लेकर आओ। विशाखा, तुम मुझसे ये सारे सामान ऐसे मांग रही हो जैसे कि ये सब 2 रुपए में आते हैं। अरे ये सारा सामान लाने में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होगा और मैं दिन का सिर्फ 10,000 रुपए कमाता हूँ, जिसे तुम दोनों सास बहू एक दिन में उड़ा देती हो।
तो बेटा अपनी कमाई बढ़ाना, ऐसे में घर कैसे चलेगा तू बता। कल को तेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई में और खर्चा लगेगा। माँ, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर काम नहीं कर रहा? मैं जितना आपको कमा कर दे रहा हूँ वो भी आपको कम लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप दोनों अब खुद इस ठंड में काम करिए, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मैं जा रहा हूँ। जब मेरी गैर मौजूदगी में तुम खुद को अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, तब मेरे होने का एहसास पता चलेगा। गौरव गुस्से में घर छोड़कर जाने लगता है, पर तभी रवि गौरव को सीढ़ियों से उतरते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गौरव किसी की नहीं सुनता और रवि को धक्का देकर घर छोड़कर चला जाता है। मालिक तो बहुत गुस्से में थे, लगता है वो घर छोड़कर चले गए। अब क्या होगा? बेटा, हम गरीब इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते, वो उनके घर का घरेलू मामला है। गरीब परिवार अमीर परिवार के घर के कलेश में कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बिजली का बिल 20,000 रुपए आता है और पैसे न होने की वजह से विशाखा और शांति बिल नहीं भर पाती, जिस वजह से लाइट वाला आकर लाइट कट करके चला जाता है। माँ जी, लाइट वाला लाइट काट कर चला गया। घर में कितनी ठंड लग रही है, हीटर भी नहीं चल सकता। अब तो पानी भी ठंडा है, बर्तन कौन धोएगा? बहू, तुझे हीटर और लाइट की पड़ी है, ये ठंड की वजह से मेरी जान जा रही है। तू जानती है ना मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं है। शांति को ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं, जिससे पूरे दिन हीटर चलाकर बैठा करती थी, पर घर में लाइट न होने की वजह से हीटर नहीं चला पाती और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर विशाखा के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर को बुलाकर अपनी सास का इलाज करवा सके। माँ जी, होश में आइए, क्या हुआ आपको? गौरव जी भी नहीं है घर में, अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं है, किससे मदद मांगू? हाँ, नीचे निशा से मदद मांग लेती हूँ। जब विशाखा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और वो मदद मांगने के लिए नीचे निशा के पास जाती है। निशा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी कभी मदद नहीं करी, पर इस समय मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सास ठंड की वजह से बेहोश हो गई है, लगता है उन्हें निमोनिया हो गया है। मेरे घर में भी लाइट नहीं है, घर का सारा काम पड़ा हुआ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं। मालिक ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, और आज जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कैसे नहीं करूंगी। चलिए हम ऊपर चलते हैं। इतना बोलकर निशा ऊपर जाती है और छत पर जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसमें वो गर्म पानी करती है और उस गर्म पानी में घर के गंदे कपड़े बर्तन धोती है और शांति को सीढ़ियों से उतारकर नीचे अपने बेसमेंट घर में लाती है और आग के पास बैठने को कहती है। मालकिन, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और कभी भी हमारी जरूरत हो तो बेझिझक आप हमसे मदद ले सकती हैं। आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। बहू, तू राजू और गोलू दोनों को खाने के लिए दे दे, बच्चे भूखे होंगे। और आप सब फिक्र मत कीजिए, मैंने मालिक से बात की है, अब उनका गुस्सा शांत है, वो आज शाम तक घर आ जाएंगे। इस तरह रवि और उसका परिवार विशाखा के परिवार की मदद करता है और विशाखा का पूरा परिवार एक दिन तक नीचे गरीब परिवार के साथ रहता है। और शाम को जब गौरव घर आता है तो विशाखा और शांति उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। बेटा, माफ कर दे, तू सही था, हमने तेरी कभी कद्र नहीं करी। अब मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी और जितने पैसे हैं उसी में घर चलाने की कोशिश करूंगी, चाहे आप दिन का 1,000 रुपए कमाए या 10,000। गौरव भी अपने घर वालों को माफ कर देता है और कुछ देर बाद अमीर परिवार ऊपर अपने घर में जाते हैं, जहां गौरव सबसे पहले बिल भरता है और अगले ही दिन उसके घर में लाइट आ जाती है। इस तरह एक बार फिर 100 रुपए कमाने वाला गरीब परिवार नीचे और 10,000 कमाने वाला अमीर परिवार ऊपर हंसी खुशी रहता है। क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? ये सब कहाँ से टपक गए? अरे बहुरिया, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हों। हमें बुलाया गया है तभी तो आए हैं, और अगर हम बोझ लग रहे हैं तो बता दे। वाह बहुरानी, क्या हैट्रिक मारा है। क्यों श्वेता, तुझे मेरी नाक कटानी है क्या? कितनी बार समझाना होगा तुझे। चल माफी मांग दीदी से। विमला को श्वेता पर गुस्सा आ गया, लेकिन क्या उसे ऐसे ही श्वेता गुस्सा दिलाती थी? क्या वो इतनी ही बुरी बहू थी या हालात कुछ अलग थे? जानने के लिए आइए कहानी में पीछे चलते हैं। हाँ भैया, यही पीले फूलों वाला हार दे दीजिए। भाभी, हाँ राधा बोलो, क्या बात है? ये पीले फूलों वाला अच्छा नहीं लग रहा है क्या? दूसरा पसंद है? नहीं भाभी, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आज मेरा उपटन है ना तो थोड़ा दिल भर रहा था। अरे अरे, ये क्या बात हुई? हमारी राधा तो शेरनी थी, वो कब से छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होने लगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हर लड़की को अपने उपटन वाले दिन ऐसा लगता ही है।
मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने को तुम्हें कैफे लेकर चलूंगी। वहां दोनों ननद भाभी साथ बैठकर कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे। ज्वेलरी दिलवाने के बाद श्वेता अपनी ननद को एक कैफे ले आई, जहां पर दोनों ननद भाभी ने खूब बातें की और साथ में कॉफी को एंजॉय किया। श्वेता और राधा दोनों ननद भाभी थी, जिनमें राधा की शादी होने वाली थी। आज उसका उबटन था और उसी के शॉपिंग के लिए वो दोनों बाहर आई हुई थी। सामान खरीद कर श्वेता जल्दी से घर पहुंची, क्योंकि उसके घर की पहली शादी थी और सारा काम उसे ही देखना था। घर आकर श्वेता ने देखा कि 10 से 12 लोग घर में थे। बुआ जी, आप आ गई? जीती रहे मेरी बच्ची, मेरी लाडो की शादी है, कैसे ना आती। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। बहू कहाँ थी अभी तक? इतनी देर कर दी, अब जल्दी से जाओ और जाकर खाना बना। देख बुआ जी का पूरा परिवार आ गया, सभी को भूख लगी है। जी माँ जी, मैं भी खाना बनाती हूँ। श्वेता सभी के लिए रसोई में खाना बनाने आ गई। अभी वो खाना बना ही रही थी कि तभी 2 बच्चे भागते हुए आए और उससे टकरा गए। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने की जगह नहीं है, रसोई है, जाओ यहाँ से। तुझे तो मैं अब पकड़ूंगा। ये बच्चे हैं या आफत की पुड़िया। चलो, मेरा खाना तो बन गया। श्वेता ने खाना बनाकर सभी को खिलवा दिया। कुछ ही देर में शाम हो गई और घर में बहुत सारे मेहमान आए, क्योंकि राधा को उबटन जो लगना था। सभी ने खूब खुशी से उबटन लगाया और घर में एक बेहद खूबसूरत माहौल हो गया। लेकिन उबटन लगने के बाद ज्यादा मेहमान अपने घर नहीं गए, बहुत सारे तो वहीं पर ही रुक गए। हे भगवान, ये 100 लोगों की तादाद के मेहमान यही हमारे घर में ही रुकेंगे? बहू, ऐसे पुतला सी बनकर क्या सोचने लग गई? जल्दी से आ, मेरे साथ बिस्तर निकलवा। माँ जी, ये सभी लोग यहीं रुकने वाले हैं क्या? और नहीं तो क्या, अगर मेहमान हैं तो यहीं पर ही तो रुकेंगे। जी। अच्छा माँ जी, इनके खाने का कैसे करना है? खाने की चिंता तू मत कर, आज का खाना मैंने राघव से लाने को बोल दिया। तू सभी के बिस्तर लगवा दे। विमला और श्वेता ने सभी बिस्तरों को निकाला और फिर श्वेता ने सभी के लिए बिस्तर बिछाए। आंगन, लिविंग रूम, यहाँ तक कि श्वेता के बेडरूम में भी मेहमानों के बिस्तर लगे हुए थे। रिश्तेदारों के बच्चे बिस्तरों पर भाग रहे थे। क्या है, अब क्यों रो रही हो? मना किया था ना कि ऐसे भाग भाग कर मत खेलो। कहीं बच्चों की शरारत थी तो कहीं पर लड़कियों की गपशप। देर रात तक भी घर में हलचल ही रही और लगभग रात के 3 बजे तक सभी सोए। ऐसे ही अगली सुबह सवेरे से ही घर में आतंक मचना शुरू हो गया। श्वेता की भी नींद जल्दी ही खुल गई और जब वो नहा धोकर नीचे आई तो देखा मेहमानों की गिनती और बढ़ चुकी थी। हे भगवान, ये और कहां से टपक गए? हजारों मेहमान घर में हो रहे हैं, इनका आना जरूरी था। अभी श्वेता ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उन मेहमानों में से एक बुढ़िया बोली, जो कि श्वेता की ददिया सास थी। वाह वाह बहू वाह, बड़ों का कोई आदर ही नहीं है। ददिया सास आई है, तूने नमस्ते तक नहीं किया है। माफ कीजिए। नमस्ते ददिया सास जी। अरे बहू, यूं खड़े खड़े देख क्या रही है? जल्दी से सभी के लिए चाय बना। जी। श्वेता रसोई में आई, जहाँ 2-3 लड़कियां खड़ी थी। अरे, तुम सभी यहाँ? भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो ना, आज सुबह में हमारा मैगी खाने का मन था, लेकिन हमें कोई बर्तन ही नहीं मिल रहा है जिसमें हम मैगी बना ले। अच्छा, तुम रहने दो, लाओ मैं मैगी बनाती हूँ। श्वेता ने उन लड़कियों को भेज दिया और एक गैस पर उसने मैगी बनाने को रखी। वहीं दूसरी तरफ उसने पकवान बनाने वाला बड़ा भगोना निकाला और उसमें हजारों मेहमानों की चाय बनने को रख दी। चाय बनाने के बाद श्वेता ने सभी को चाय सर्व की और लड़कियों को और अपनी ननद को मैगी बनाकर दी। शुक्रिया भाभी। भाभी, वैसे इतने सारे लोग आ गए, आप थक गई होंगी ना? थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं। श्वेता ऐसे बोलकर घर के बाकी काम देखने लगी और ऐसे में ही दोपहर के खाने का वक्त हो गया। राघव अगले दिन अपनी बहन की बारात की दावत की तैयारी में लगा हुआ था, इसीलिए वो घर नहीं आ पाया और सभी का खाना श्वेता को बनाना पड़ा। हे भगवान, मर गई। इतने सारे लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है। अरे बहू, सभी इंतजार कर रहे हैं, खाना बना कि नहीं? जी माँ जी, बन गया। सभी को बैठाइए, मैं खाना लगाती हूँ। श्वेता खाना लेकर बाहर आई। बाहर आते ही उसे एक और झटका लगा, जो था और भी मेहमानों में बढ़ोतरी का झटका। विमला के यहाँ उसकी 3 बहनें और उनका पूरा परिवार आ गया था, जिसमें करीब 15 से 20 बड़े लोग और 10 बच्चे थे।
उन्हें देखकर श्वेता की समझ ने काम करना बंद कर दिया। क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? ये और मेहमान कहाँ से टपक गए? अरे बहुरिया, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। हमें बुलाया गया है तभी तो आए हैं, और अगर हम बोझ लग रहे हैं तो बता दे। वाह बहू रानी, क्या हैट्रिक मारा है। क्यों श्वेता, तुझे मेरी नाक कटानी है क्या? कितनी बार समझाना होगा तुझे? चल माफी मांग दीदी से। हाँ आप सभी बैठिए, मैं आती हूँ। विमला ने श्वेता से माफी मंगवाई और फिर वो उसे रसोई में लेकर गई। क्या है बहू, ये क्या किया तूने बाहर? माफ करना माँ, वो इतने लोग अचानक आ गए तो मैं जरा चौंक गई थी। मैं समझती हूँ, मेरी ही गलती है जो मैं तुझे बताना भूली। अच्छा अब ये छोड़ और खाना ले आ। कैसे ले आऊं माँ जी? खाना सभी के लायक नहीं है, कम है, और राघव जी तो मैरिज हॉल की ही डेकोरेशन में ऐसे लगे हुए हैं कि घर आने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से फोन भी बंद किया हुआ है। मैं समझती हूँ बहू, लेकिन अब तो तुझे ही खाना बनाना होगा। मैं थोड़ा थोड़ा खाना लेकर जा रही हूँ, तब तक तू कोई आसान सी सब्जी बना दे और रोटी भी सेक देना। श्वेता के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी सास की बात को मान लिया और सभी के लिए खाना बनाया। ऐसे ही शाम हो गई और घर में मेहंदी शुरू हो गई। गाने बजाकर खूब सभी ने डांस किया, जिसमें श्वेता को भी खींच लिया गया। चलिए भाभी नाचिए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। बस 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 बस, अब और नहीं। ऐसे ही मौज मस्ती वाली शाम बीती और रात को सभी मेहमान ऐसे ही पूरे घर में डेरा जमाकर सो गए। अगला दिन बारात का था। सुबह से ही घर में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। हर तरफ कपड़े इस्त्री किए जा रहे थे, लड़कियों का सामान जगह जगह पड़ा हुआ था। सभी टाइम से तैयार हो जाना, एक भी मिनट की देरी हुई तो वो दावत में नहीं जाएगा। और खासकर सभी छिपकलियां सुन लो। भैया ज्यादा ना बोलो। सभी तरफ से ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था और ऐसे में ही सभी ने रेडी होना शुरू कर दिया। सबकी तैयारी में फिर से श्वेता की रेल बनी। श्वेता बेटा देख, ऊपर ना मैंने फूल रखवाए थे, जरा लेकर आ। जी भाभी, मेरा आईलाइनर लगा दो ना। ठीक है लगाती हूँ। श्वेता भाभी 1 मिनट को आना, आपको राधा दीदी बुला रही हैं। ठीक है, बस उससे कहो कि मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। श्वेता ऐसे ही सभी के काम करती फिर रही थी। घर की सभी लड़कियां लहंगे पहनकर तैयार हो गई और राधा भी। अरे वाह, तुम सभी तो परियों की तरह लग रही हो, लेकिन सबसे सुंदर आज सिर्फ राधा लग रही है। सही कहा, बिल्कुल 14वीं का चांद लग रही है मेरी राधा। बहू तू भी तो तैयार हो, बारात आती ही होगी। जी माँ। सभी को रेडी करके श्वेता भी तैयार होने चली गई और वक्त रहते सब कुछ ठीक से हुआ। श्वेता ने फंक्शन में भी सभी मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखा और खूब अच्छे से राधा की शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सभी मेहमान भी विमला के घर ही आ चुके थे और एक एक करके सभी ने अपना अपना सामान बांधना शुरू किया। ये क्या माँ, सभी लोग जा रहे हैं क्या? हाँ बहू, शादी हो गई तो अब सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। चलते हैं भाभी, फिर मिलेंगे। ये ले बहू तेरे लिए, इस शादी की रौनक थी तो सब कुछ कितने अच्छे से संभाला। अरे नहीं नहीं बुआ जी, इसकी क्या जरूरत थी, रख ले। चलते हैं विमला, और बहू रानी तू भी हमारे घर आना। जी जरूर आऊंगी। बहुत ही अच्छी बहू है विमला, इसके रहते तुझे कभी राधा की कमी महसूस नहीं होगी। ये ले बहू तेरे लिए तोहफा। वहां जितने भी मेहमान थे उन सभी को श्वेता से बड़ा लगाव हो गया था। सभी उसे तोहफे दे देकर ही रुखसत हुए और कुछ ही मिनटों में पूरा भरा हुआ घर खाली हो गया। ये शादी श्वेता के ससुराल की नहीं, जिंदगी की ही पहली शादी थी जिसमें उसने इतनी जिम्मेदारी संभाली थी। अब श्वेता को समझ आ रहा था कि कभी कभी 2-4 दिन की थकान भी जिंदगी की खास यादें बन जाती हैं। मेहमानों के जाने के बाद श्वेता ने आराम किया और अगले दिन से वो अपने घर में नॉर्मली ही रहने लगी।